पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे मैच कल रात को 11 बजे खेला जाएगा। ये तीनों मैच एक ही ग्राउंड में खेले जाएंगे, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड में। लेकिन जब भी हम ट्रिनिडाड, पोर्ट ऑफ स्पेन, वेस्ट इंडीज का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है यार ये बहुत ही पुराना ग्राउंड है, टिपिकल स्लो विकेट, ऐसी परसेप्शन है। लेकिन मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि ये जो तीनों मैच हैं, ये वो जो पुराना स्टेडियम था ट्रिनिडाड का, जहां कोई 73 वनडे खेले गए हैं, वेस्ट इंडीज का हिस्टोरिक ग्राउंड, ये वहां मैच नहीं है। ये इनकी एक नई स्टेडियम है ब्रायन लारा एकेडमी के नाम से, और इस नई ग्राउंड में सिर्फ एक वनडे मैच खेला गया है। बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, और प्रीव्यूज का मकसद भी ये है कि जब आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हो तो आपको ग्राउंड के बारे में भी बहुत कुछ पता हो। और आज तो मैंने कुछ नई चीजें भी ऐड की हैं ताकि आपको अपने और मुखालिफ टीम के बारे में भी काफी कुछ पता हो। सो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने निकाल के रखे हुए हैं। हुसैन तलत, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में भी हैं। अगर हुसैन तलत कल का मैच खेलते हैं, यानी अगर वो कम बैक करते हैं, हुसैन तलत पाकिस्तान से वनडे खेल चुके हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा दिन बाहर बैठ के इंतजार करने वाले प्लेयर बन जाएंगे हुसैन तलत ओडीआई में कम बैक करने के लिए। यानी हुसैन तलत अगर कल का मैच खेलते हैं, वनडे मैच, तो वो 6 साल 180 दिनों के बाद पाकिस्तान से कम बैक करेंगे। अच्छा, अब आप कहिए जी इससे पहले कोई प्लेयर बताओ जिसने सबसे ज्यादा इंतजार किया हो। तो भाई लेफ्टी, वो भी लेफ्टी थे और काफी स्टाइलिश लेफ्टी थे, तौफीक उमर ने 6 साल और 88 डेज का इंतजार किया हुआ है अपना कम बैक करने के लिए। ये अजीब सा रिकॉर्ड है, लेकिन हुसैन तलत को गेम मिलनी चाहिए। आपने कैरी किया है वनडे में, हमें वो समझ आता है, आप उसको खिलाएं बनाएं। अच्छा, उसके बाद अबरार अहमद इज द ओनली बॉलर जिन्होंने इस कैलेंडर ईयर में 20 विकेटें ली हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये बताने का मकसद क्या है। अबरार अहमद का एक कैलेंडर ईयर में 20 या 20 से ज्यादा विकेटें लेने का मतलब ये है कि अबरार अहमद पाकिस्तान की प्रायोरिटी होगा, और शायद होना भी चाहिए। हमें सुफियान मुकीम मिल गया तो हम दो फॉर्मेट्स को मिक्स करते हैं। सो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर पाकिस्तान अबरार अहमद को प्रायोरिटी दे इस पहले मैच के लिए। हाँ, अगर पिच में ऐसी गुंजाइश है, जो कि आपको मैं पिच कंडीशन वगैरह सारे रिकॉर्ड भी बताऊंगा, अगर कल की पिच में गुंजाइश है कि आप 2 फुल स्पिनर को खिला सकते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह, आप सुफियान मुकीम को खिलाएं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इस कैलेंडर ईयर में पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे ज्यादा रन हैं वो सलमान अली आगा के हैं। सलमान अली आगा ने 358 रन किए हैं इस कैलेंडर ईयर में 44 की एवरेज से, और उनका स्ट्राइक रेट 103 का है। कितना क्रूशियल मेंबर है सलमान अली आगा पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का। एंड ऑफ कोर्स रेड बॉल में भी वो वैल्यू ऐड करने की पूरी सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पे इंटरेस्टिंगली आपने ये फैक्ट नोट करना है, सलमान अली आगा के 358 रन हैं, मोहम्मद रिजवान के 292 रन हैं। चलो, आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सलमान अली आगा का 103 का स्ट्राइक रेट है, और दूसरे नंबर पे मौजूद मोहम्मद रिजवान का सिर्फ 73 का स्ट्राइक रेट है। कहां 103 का स्ट्राइक रेट वनडे में, और फिर 73 का स्ट्राइक रेट। तो जो बातें कही जाती हैं कि आपको स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना है, वो क्लियरली यहाँ पे नंबर्स के साथ साबित हो रहा है। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा रन है इस साल कैलेंडर ईयर में पाकिस्तान की तरफ से, वो ऑब्वियसली बाबर आजम के हैं, 278 रन उनके हैं, और बाबर का स्ट्राइक रेट 82 है। रिजवान से बेहतर, लेकिन आगा से अच्छा खासा कम। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अच्छा, अगर हसन नवाज, जो कि इस टाइम हमें एक बड़ी T20 में उम्मीद दिलाई गई है, मैं 2 फॉर्मेट्स को अगेन मिक्स करने वाला बंदा नहीं हूं। यहां पे होता कि अगर कोई T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते तो कहते हैं जी इन्हों सारे फॉर्मेट खिलाओ।
मतलब मुझे बड़ी तकलीफ है इस चीज की कि पाकिस्तान ने कामरान गुलाम को कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे कर दिया है। मुझे बड़ी तकलीफ है कि आप तैयब ताहिर पे इन्वेस्ट कर रहे थे, आप आकिफ जवेद पे इन्वेस्ट कर रहे थे, तो ऐसे तो हम कभी टीम बना ही नहीं पाएंगे। कि हमें कामरान गुलाम, तैयब ताहिर भी यार रिकॉर्ड तोड़ के आए थे। हमें कोई नया लड़का मिलता है, वो मैं हमेशा मिसाल देता हूं ना, यू मे बी द ग्रेटेस्ट बट आई एम द लेटेस्ट। पाकिस्तान टीम ना इसके ऊपर चल रही है कि आप जितने मर्जी ग्रेट हैं, हमने लेटेस्ट बंदे की तरफ जाना है। अगर हसन नवाज ने T20 में परफॉर्म कर दिया है तो आप क्या, मतलब जो पहले से आपके प्लान्स में थे उनको साइड पे करके T20 के बंदे को वनडे का डेब्यू करा देंगे। तो आई लाइक हसन नवाज इन T20, लेकिन ODIs में आप शायद थोड़ा सा वेट कर सकते थे और आप थोड़ा अभी मजीद स्टेब्लिश होने देते हसन नवाज को T20 में। लेकिन चलो फैक्ट सुन लो, अगर हसन नवाज अपना डेब्यू करते हैं इस सीरीज में तो वो पाकिस्तान के 254th प्लेयर हो जाएंगे जिन्होंने वनडे कैप पाकिस्तान के लिए है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि सिंस 2024 जनवरी पाकिस्तान की तरफ से अगर हसन नवाज को ये कैप मिलती है तो पाकिस्तान 11वें प्लेयर को कैप देगा। सिंस जनवरी 2024 11वें प्लेयर को। अब आप कहें ठीक है यार, 11 प्लेयर ने डेब्यू किया, हमारी टीम क्यों नहीं बन पाती? हमने पाकिस्तान की कैप अर्न करना बड़ी आसान की हुई है। ऑन द अदर साइड, इंडिया ने जनवरी 2024 से ही सिर्फ 4 लोगों को अपनी ODI कैप दी है। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 6 लोगों को ODI कैप दी है। अफगानिस्तान ने भी 6 लोगों को ODI कैप दी है और इंग्लैंड ने 5 प्लेयर्स को ODI कैप दी है। और सबसे ज्यादा कैप्स ODI की हमने बांटी हैं। T20 के बंदे को हम वनडे में डाल रहे हैं। क्या पता हसन परफॉर्म भी करते, अच्छा प्लेयर है। मकसद ये नहीं है, मकसद उसको डिग्रेड करना नहीं है। मकसद ये है कि यार पिछलों के साथ हमने इंसाफ नहीं किया, हम आगे चल पड़े हैं। कल को हमें किसी टूर्नामेंट में, अगली PSL में एक ऐसा बैटर मिल जाता है जो कि हम सबको बड़ा पसंद आता है, आप फिर क्या हसन नवाज को ड्रॉप करके उस नए बच्चे को डाल लेंगे? ऐसे तो टीम ही कभी नहीं बन पाएगी। यार मुझे याद पड़ता है, खैर मुझे सही तरह याद भी नहीं आ रहा, पता नहीं इंग्लैंड थी या साउथ अफ्रीका थी, उनके किसी प्लेयर ने, नहीं ऑस्ट्रेलिया थी और उनके किसी प्लेयर से ना रन्स नहीं हो रहे थे और उसने किसी बड़े मैच में, टेस्ट मैच में रन्स किए अच्छे खासे। लबुशेन था या पता नहीं कौन था। तो उस्मान ख्वाजा से ब्रॉडकास्टर ने बात की तो ब्रॉडकास्टर ने पूछा कि ये तो रन से नहीं कर रहा था, आप उसको ड्रॉप कर सकते थे, तो क्या साइकी थी? तो उस्मान ख्वाजा ने कहा ये हमारा सिस्टम ही नहीं है। हमारा सिस्टम है, अगर हमें किसी प्लेयर पे बिलीव है तो हम उसको 2-3-4 साल लगा के बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपकी पिछली सीरीज में आपकी डायरेक्शन कोई और होती है और आने वाली सीरीज में आपकी डायरेक्शन टोटली कुछ और होती है। अच्छा, कुछ माइलस्टोन सुन लो जो पाकिस्तान टीम कर सकती है, करेगी मोस्ट प्रोबेबली इस वनडे की सीरीज में, 3 मैचों की सीरीज में। सो बाबर आजम की इस टाइम वनडे में 19 सेंचुरी हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो हाईएस्ट सेंचुरीज हैं वो द ग्रेट सईद अनवर की हैं, 20। यानी बाबर आजम को सिर्फ 1 सेंचुरी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग ODI सेंचुरियन बनने में। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि वो इस सीरीज में 1 से ज्यादा सेंचुरीज करें तो मजा आएगा उनकी बैटिंग देखने में। उसके अलावा बाबर आजम को 330 रन चाहिए इस टाइम। पाकिस्तान की जो ऑल टाइम 10 मोस्ट रन वाली लिस्ट है ना, कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से रन किसने बनाए हुए हैं, उसकी अगर हम टॉप 10 लिस्ट निकालें, ODI की बात कर रहा हूं, तो बाबर आजम अगर इस सीरीज में 330 रन बनाते हैं तो वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। इजाज अहमद की जगह इजाज अहमद 10वें नंबर पे मौजूद हैं। 6564 को 64 ही कहेंगे ना, 64 ही कहेंगे। 6564 रन है इजाज अहमद के, तो बाबर आजम 330 रन बना के इजाज अहमद को पीछे छोड़ देंगे। और अगर मैं बॉलिंग की तरफ आता हूं तो शहीन शाह अफरीदी को सिर्फ 3 विकेटें चाहिए पाकिस्तान की तरफ से 350 इंटरनेशनल विकेट्स कंप्लीट करने में। 3 विकेटें तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह शहीन शाह अफरीदी शायद पहले मैच में ही लेनी भी चाहिए। हसन अली को सिर्फ 1 विकेट चाहिए अपनी 250 विकेटें कंप्लीट करने में इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इसमें ऑब्वियसली जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट कहते हैं तो इसमें तीनों फॉर्मेट आते हैं।
अच्छा माइलस्टोन है। फहीम अशरफ पाकिस्तान के ऑलराउंडर, उनको भी सिर्फ 5 विकेटें चाहिए अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेटें पूरी करने में, विच इज वेरी लेट। अच्छा, अगर मैं ग्राउंड की तरफ आता हूं, क्योंकि काफी लोग हमारा प्रीव्यू उससे देखते हैं कि जी ग्राउंड से रिलेटेड हमें चीजें बताओ, तो मैंने बताया ना इनकी जो पुरानी ग्राउंड थी पोर्ट ऑफ स्पेन, जिसको क्वींस पार्क भी कहा जाता था, वहां 73 वनडे खेले गए हैं। पुराना ग्राउंड है, मेरा ख्याल है कोई 1983 में वहां पहला मैच खेला गया। पुरानी ग्राउंड है वेस्ट इंडीज की, लेकिन उसके कुछ मसले थे। उसके मसले थे कि एक तो शहर की एक्सेस से ट्रिनिडेड आइलैंड बड़ा दूर करके था। जो इनकी क्रिकेट एकेडमी थी जहां सारे बच्चे खेलते थे, उनको बड़ा ट्रैवल करके आना पड़ता था। फिर वहां पे कुछ ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी, पुराने तर्ज का ग्राउंड, सीधी सी बात है। तो फिर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि यार हमें ट्रिनिडेड जो कि इतनी हिस्टोरिक प्लेस है, हम यहाँ पे एक नई ग्राउंड बनाते हैं, वहां पे अच्छा सा जिम भी बनाएंगे, अच्छी सी फैसिलिटीज भी बनाएंगे, लड़कों का अच्छा न्यूट्रिशन का ख्याल रखने के लिए एक सेंटर भी बनाएंगे, आउटडोर विकेटें भी बनाएंगे, और अच्छी फ्लड लाइट्स लगाएंगे, मॉडर्न स्टैंड बनाएंगे। तो ये सारी, और मेन बात, शहर के बिल्कुल अंदर जो लड़के बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं अकेडमी वगैरह में, उनको सिर्फ एक बस पकड़ के सीधा वो ग्राउंड के आगे उतरें। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रख के इन्होंने ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी बनाई, जो इनकी नई ग्राउंड है। और इस नई ग्राउंड में, जो कि 2023 में इन्होंने लॉन्च की है, एक ही वनडे मैच खेला गया, एक ही वनडे मैच खेला गया। अब आप टेंशन में ना आए कि यार एक मैच खेला गया तो हमें ग्राउंड के बारे में कैसे पता लगेगा। तो उसका हाल मैंने ये निकाला कि इसी ग्राउंड में अभी वेस्ट इंडीज का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था, मैंने उसके नंबर्स निकाल लिए। मैंने कहा यार चलो हमें ये तो पता लगे ना कि इस ग्राउंड में क्या क्या चीजें हुई हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, ताकि हमारे पास सैंपल साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। सो इस ग्राउंड में, जिसका नाम है ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम, इसमें वेस्ट इंडीज का ये अभी 2024 के लास्ट में नवंबर में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था, और उस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में 11 मैच खेले गए हैं, ठीक है। और उन 11 मैचों में 6 मैचेस वर वन बाय चेजिंग टीम्स, मतलब चेज करने वाली टीमों ने 11 में से 6 मैच जीते, और सिर्फ 5 मैच बैटिंग पहले करने वालों ने जीते। यानी कोई खास फर्क नहीं है, चेस करने वालों ने 6 जीते और पहले बैटिंग करने वालों ने 5 जीते, तो कोई खास फर्क नहीं है। इस मैदान में उस डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 270 था, विच इज गुड इनफ। मतलब वनडे के हिसाब से 270 280 एक बड़ा अच्छा टोटल है। आपको मैच देखने का बड़ा मजा आता है, और आपको पाकिस्तान जैसी टीम को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 270-80 चेस करने के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत पड़ जाती है। तो एवरेज टोटल यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए 270 था उस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। अच्छा, अगर हम एवरेज रन्स पर विकेट की बात करें कि इस ग्राउंड में कितने रन पड़ते हैं, तो तकरीबन एक विकेट गिरती है, वो 30 है। ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर होता है, काफी लोगों को ये बड़ी एक फजूल सी स्टैट लगती है, लेकिन कितने रन के बाद इस ग्राउंड में एक विकेट तकरीबन गिरती है, वो 30 की एवरेज है। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो 11 मैच हुए हैं इस मैदान में, उसमें सिर्फ 3 दफा ऐसे हुआ है कि किसी टीम ने 300 का टोटल क्रॉस किया हो। 11 में से सिर्फ 3 दफा ऐसे हुआ है कि किसी टीम ने 300 का टोटल चेस किया हो, और ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम वर बैटिंग फर्स्ट। जितने भी वो आपके 11 में से 3 दफा आपने 300 क्रॉस किया है, वो बैटिंग फर्स्ट हुए थे। ये एक उम्मीद आपको दिलाता है। सो अगर मैं जो इसी ग्राउंड में एक वनडे मैच खेला गया है उसके बारे में आपको बताऊं, उसको भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, चाहे एक मैच खेला गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच था 2023 में, और उसमें काफी मतलब अच्छी खासी एंटरटेनमेंट क्रिकेट फैंस को मिली थी, स्पेशली इंडियन फैंस को। इंडिया ने वहां पे पहले बैटिंग करते हुए 350 मार दिया था, 351। और इंडिया की बैटिंग जितनी अच्छी है, उनको आप दुनिया के किसी भी मैदान में बैटिंग करा दो, चांसेस आर हाई कि वो एक हाई स्कोरिंग मैच ही खेलते हैं, बिकॉज आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है आईपीएल वगैरह में खेल खेल के कि पिच तकरीबन गेम से इररिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि वो मार धार के लिए ही जाते हैं। सो इंडिया ने 351 किया था इस मैदान में, और वेस्ट इंडीज जो एक वाहिद मैच यहाँ पे खेली है इस मैदान के ऊपर, सिर्फ 151 पे
ऑल आउट हो गई थी और बहुत ही बुरी तरह मैच हारी थी। इस मैच में जो सबसे ज्यादा स्कोर था वो शुभमन गिल का था, मतलब 351 इंडिया ने किया है, तो 85 अगर शुभमन गिल ने किया है तो इसका मतलब है कि बाकियों ने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया होगा। वही देख लेता हूं मैं। ईशान किशन ने 77 किया था, शुभमन गिल ने 85 किया था, संजू सैमसन ने 51 किया था, फिर नीचे से हार्दिक पांड्या ने 70 किया था, फिर सूर्या कुमार यादव ने 35 किया था। तो सब ने ही यहाँ पे रन जोड़े थे। अच्छा, इसके अलावा इसका कोई खास ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको हल्का सा जरा रेफरेंस देने के लिए, ताकि आपको मजीद थोड़ा सा ना ग्राउंड के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए कि यार अच्छा यहाँ पे T20 में क्या कुछ हुआ है, ताकि आपको एक हल्का सा नंबर मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ 12 T20 मैच हुए हैं और जो यहाँ पे हाईएस्ट टीम टोटल है वो 267 है, जो इंग्लैंड ने किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2023 में ही। मतलब देखो, अगर मैंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट के बारे में आपको बताया तो वहां भी 11 में से 3 मैचों में 300 प्लस लगा हुआ है, और यहाँ T20 में भी 250 इंग्लैंड ने किया हुआ है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं, अगर इसकी हम देसी जुबान में समरी निकाल लें कि भाई भट्टी साहब कहना क्या चाह रहे हैं आप, तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो नई ग्राउंड है इसका फासला पुराने ग्राउंड से सिर्फ 50 किलोमीटर है, और जो मट्टी पुराने ग्राउंड की यूज होती थी पिच बनाने के लिए, वही मट्टी अब ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी की पिच में यूज होती है। यानी मैच की कंडीशंस, पिच की कंडीशन इज द राइट वर्ड, मोर और लेस वही होंगी। फर्क कहां पे पड़ता है? फर्क यहां पे पड़ता है कि नए ग्राउंड की जो आउटफील्ड है वो थोड़ी ज्यादा बेहतर होगी, वहां पे बॉल ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगा, वो थोड़ी मॉडर्न तरीके से ग्रास को लगाया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। फिर फर्क कैसे पड़ता है? इस ग्राउंड के जो स्टैंड है वो एक बड़ी अनयूजुअल सी स्पेस में है, स्पेशली सामने वाला, तो हवा जिस तरह से ट्रैवल करती है, फिर बॉल को कितना टाइम लग रहा है ट्रैवल करने में, क्योंकि हवा किस तरफ चल रही है, एक स्टैंड अगर अजीब पोजीशन में है उसकी वजह से हवा रुक रही है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। फिर फ्लड लाइट्स, क्योंकि जो आपका पहला मैच है ये वेस्ट इंडीज के मुताबिक रात के टाइम भी है, मतलब पहला मैच डे नाइट है। पता नहीं इसकी क्या वजह है। मैंने कोशिश की, हमारे जो ट्रिनिडैड वाले दोस्त हैं जिनके बारे में मैं हर वेस्ट इंडीज की वीडियो में जिक्र करता हूँ, अलीम भाई इज ए लोकल वेस्ट इंडियन। एक तो ट्रिनिडैड में बहुत ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, बहुत मुस्लिम्स रहते हैं ट्रिनिडैड में। सो अलीम भाई ने बड़ा अच्छा मुझे होस्ट किया था यार। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं 31 साल का हूं। अब बड़े लोग कहेंगे तुम 31 साल के नहीं हो, तो अगेन मैं यहाँ पे अपनी एज डिस्कस करने के लिए नहीं बैठा हुआ। 31 साल में मैंने जो अपनी जिंदगी का बेस्ट खाना खाया है ना, वो मैंने ट्रिनिडैड में खाया है यार। वहां पे एक रेस्टोरेंट था, पालकी रेस्टोरेंट। उनके स्टार्टर में ना, अच्छा वेस्ट इंडीज वाले ना जो हम रोटी खाते हैं, वहां पे ब्रेड को रोटी ही कहते हैं। मतलब काफी मुल्कों में होता है रोटी को नान कहा जाता है, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट काफी फेमस हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज एक ऐसी जगह थी, वहां पे अगर आपने रोटी मंगवानी है तो आप कह सकते हैं 2 रोटीज, तो वो समझ जाते हैं, वो भी रोटी को रोटी कहते हैं। यानी वेस्ट इंडीज में अगर आपने किसी को क्रिटिसाइज करना हो तो आप उसको कह सकते हैं कि तुम रोटी को चोची कहते हो। अच्छा, एक तो वो रोटी को रोटी कहते हैं, और स्टार्टर में ना, हाँ, सूप को शोरबा कहते हैं। काफी ये हमसे मिलते जुलते वर्ड है ना, शोरबा हम सब जानते हैं। स्टार्टर में ना एक उनकी सूप था, मुझे अभी भी याद है, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, चिकन लेमन शोरबा। मैंने कहा पता नहीं क्या है, लेकिन ट्राई कर लेता हूँ भाई। वो जो, उसको मैं सूप कहूं, उसको मैं बगैर बोटी के शोरबा कहूं, वो जो भी था ना, उसके लिए मैं स्पेशल वेस्ट इंडीज जा सकता हूँ खाने, जिस दिन मेरा दिल कर पड़ा। दिल तो बहुत कह रहा, लेकिन बहुत मजे का खाना था यार। इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ टू ईट इन दैट रेस्टोरेंट। बड़ा मुझे याद आता है। और जो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मजे का रैप खाया, जिसको आप शवरमा भी कह सकते हो, जिसको आप रैप भी कह सकते हो भाई, वो मैंने बारबेडोस में, वो भी वेस्ट इंडीज में खाया है। और वो जो स्टॉल था छोटा सा,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो स्टॉल किसी ईरान के बंदे का था, ईरानी बंदे का था यार। वो जो रैप था ना, खैर छोड़ो ये फूड की बातें, लेकिन मुझे फिर भूख लग जाएगी। खैर, तो अलीम भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा अलीम भाई ये क्या वजह है कि पहला मैच इन्होंने डे नाइट करवा दिया है, अगले दो सिर्फ डे टाइम के मैच हैं? क्योंकि जो पहला मैच है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे है, और जो अगले दो मैच हैं वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6 बजे हैं, 6 साढ़े 6 बजे। तो बड़ी गर्मी है यार, मतलब वेस्ट इंडीज में दिन सारा साल ही गर्मी पड़ती है क्योंकि आइलैंड्स है सारे। और एक बड़ी अजीब चीज मैंने नोट की थी जब मैं वेस्ट इंडीज में था, ये लोग एसी नहीं चलाते, इनके कल्चर में एसी नहीं है। एसी लगा होता है लेकिन एसी वो लोग लगाते हैं हम जैसे, जिनको जो गेस्ट गए हुए हैं, जिनको थोड़ी ज़रूरत है। और काफ़ी लोग तो पंखा भी नहीं चलाते, मतलब इनके खुले डुले घर हैं, बड़ी बड़ी विंडोज हैं, हवा क्रॉस कर रही है। लेकिन हमें तो नहाने के बाद पंखे के नीचे खड़े होना होता है ना, हम तो वो वाली कौम है, तो हमें तो हवा चाहिए होती है। तो इन लोगों को तो गर्मी नहीं लगती, लेकिन उन्होंने हमारे लड़कों का नहीं सोचा। दो मैच इन्होंने दूसरा और तीसरा डे करवा दिया, तो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होंगी अगले दो मैच। लेकिन पहले मैच में डे एंड नाइट है। तो अलीम भाई भी श्योर नहीं थे, हालांकि अलीम भाई का बहुत गहरा ताल्लुक है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से। और ब्रायन लारा बाय द वे जो उनके अजीम क्रिकेटर हैं, वो भी इसी शहर में रहते हैं, ट्रिनिडैड में, जहाँ जिनके नाम पे ये स्टेडियम बनाया गया। और भी बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स ट्रिनिडैड से उनका ताल्लुक है। सो वो उनको भी नहीं पता था, मतलब वो कहते हैं यार ये लॉजिक नहीं है कोई कि यहाँ तो आप तीनों मैच ही डे नाइट करवाओ, क्योंकि वेदर काफ़ी गर्मी है दिन के टाइम, एक मैच करवाने की लॉजिक समझ नहीं आती। तो ये मैंने थोड़ा पता करने की कोशिश की थी। अच्छा, पाकिस्तान का जो वनडे का स्क्वाड है वो एक दफ़ा दोबारा से आपके सामने मौजूद है, ताकि उसको हम एक ओवरव्यू कर लें T20 के जोन से, थोड़ा सा साइड पे हटते हैं। मोहम्मद रिजवान आपके कप्तान हैं, सलमान अली आगा आपके वाइस कप्तान हैं, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद। यार ऐसे नहीं पढ़ते यार, ऐसे मैंने जो एक एक के बारे में बात करनी है ना, वो फिर मैं भूल जाऊंगा। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान का नाम लिखा हुआ है, तो मैं रिजवान पे थोड़ी सी बात करता हूँ। देखो, रिजवान ने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं उसकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिजवान ने कोई वैल्यू ऐड नहीं की। मेरा मसला ये है, चाहे वो रिजवान है या कोई भी है, अगर कोई पाकिस्तान का कप्तान है ना, उसके अंदर एक तप्पड़ होना चाहिए, उसके अंदर एक लीडरशिप वाली बात होनी चाहिए। आप न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान सीरीज हारी थी अभी, आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लो, रिजवान वॉज डन एंड डस्टेड। मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का कप्तान इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए कह रहा है कि मेरे कोई डिसीजन ही नहीं है, डिसीजन ऊपर से आते हैं, मतलब आकिब जावेद की तरफ से। तो जब कप्तान ये एडमिट कर रहा है, तो वो फिर अगली सीरीज में कप्तानी ले क्यों रहा है? इतना वीक कप्तान है हमारा। तो फिर पिछले 2 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि रिजवान ने आकिब जावेद को दबा लिया हो और अब जो होगा वो रिजवान ही करेगा, बल्कि आकिब जावेद तो उससे भी बड़ी पोस्ट पे जाके बैठ गए हैं। पहले वो पाकिस्तान टीम के कोच थे, अब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, मतलब माइक हेसन को भी लाने वाले आकिब जावेद ही हैं। तो ये सोच के ना मुझे रिजवान के ऊपर थोड़ा सा होता है कि यार लीडर ऐसे नहीं होते। सलमान अली आगा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इस साल में सबसे ज्यादा जो इम्प्रेसिव आपका प्लेयर है वो सलमान अली आगा है। और जो हम T20 सीरीज में भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग राशिद लतीफ ये डिस्कस करते हैं आगा की T20 में जगह नहीं बनती, आगा ये आगा वो। मुझे बताओ, T20 में अगर आपने वो पुरानी सियासत खत्म करके किसी मोस्ट डिजर्विंग बंदे को और न्यूट्रल बंदे को कप्तान बनाना था, आपके पास क्या ऑप्शन थी? खुदा की कसम, आपके पास आगा से बेहतर एक ऑप्शन नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि जब से वो पाकिस्तान टीम में आया उसने कोई वैल्यू ऐड नहीं की, उसने न्यूजीलैंड में भी नॉक खेली है यार। हाँ, बांग्लादेश की डिफिकल्ट पिचेस पे वो नहीं कर पा रहा था, इट्स ओके। लेकिन हम अगेन कंपेयर करते हैं 1 2 3 सीरीज वाले को 7 7 टूर्नामेंट हारने वाले से, तो ये थोड़ी हम ज्यादती कर देते हैं। टाइम देना सीखें। और एक अच्छी चीज आगा की ये है कि उसकी कप्तानी में आपको चीजें काफी सेल्फलेस लग रही हैं, कि वो लड़कों को आगे कर रहा है कि यार तुम जाके चार्ज करो, तुम जाके ट्रॉफी लो। ये बड़ी बात होती है। एज ए न्यू कैप्टन आप चाहते हैं कि मैं जाके ट्रॉफी पकड़ूं, मेरे घर वाले देख रहे होंगे, मेरे मोहल्ले वाले देख रहे होंगे, मेरे दोस्त यार देख रहे होंगे, मैं पाकिस्तान का कप्तान, मैंने ट्रॉफी पकड़नी है। नहीं जी, यंग बच्चे को ट्रॉफी पकड़ने भेज दिया, ये बड़ी बात होती है। अब्दुल्ला शफीक, मुझे बहुत इंतजार है अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देखने का, इतना खूबसूरत प्लेयर है अब्दुल्ला शफीक। और मैं उसी दिन अब्दुल्ला शफीक के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को
अहमदाबाद में आगे आके वो शॉट लगाई थी, और उस दिन तय पा गया था कि अब्दुल्ला के अंदर बहुत जिगर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने बड़ी ज्यादतियां की हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ। अगेन नॉट जस्ट विद अब्दुल्ला शफीक, यहां पे हम बनाते ही किसको हैं, ड्रॉप इन ड्रॉप इन ड्रॉप इन। चैंपियंस ट्रॉफी में मैं मानता हूं अब्दुल्ला की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, लेकिन दुनिया में ऐसे ही होता है यार, अगर किसी की फॉर्म नहीं लगी होती आप अपने प्लेयर्स को बैक करते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज ए गुड प्लेयर। आप एक चुगे से ओपनर के साथ चले गए और जबरदस्ती बाबर आजम को ओपन करनी पड़ गई। बाबर इज ए वन डाउन बैटर, आपको उसकी पोजीशन नहीं छेड़नी थी यार, तो आप अपनी मर्जी चलाने के लिए पूरी टीम ही हिला के रख देते हो। अबरार अहमद शुड बी पाकिस्तान प्रियोरिटी। मैंने आपको बताया कि कैलेंडर ईयर में उनकी 20 से ज़्यादा विकेटें हैं एंड ही इज़ द ओनली पाकिस्तानी क्रिकेटर टू डू सो। ये मतलब काफ़ी वैल्यूएबल बात है। ज्यादती होगी अगर पाकिस्तान इस सीरीज में प्रायोरिटी पे अगर एक स्पिनर खेलना है तो वो अबरार होना चाहिए। अब यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम है, लोग कहेंगे सुफियान मुकीम, यार अगर 2 स्पिनर खेलने हैं तो 2 खिला दो, सुफियान को साथ ऐड कर लो, लेकिन अगर एक खेलना है और बाकी साइम अयूब और सलमान अली आगा ने थोड़ी सी साथ हेल्प करनी है, तो आई थिंक जो एक आपका मेन स्पिनर है वो अबरार अहमद होना चाहिए। फॉर्मेट्स को थोड़ा अलहदा रखो। बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन अगर बाबर आजम इस सीरीज़ में रन करते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए गुड इनफ है, लेकिन अगर वो नहीं भी करते तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का ओडीआई फॉर्मेट में इस टाइम जो सबसे बड़ा बैटर है वो बाबर आजम है। मतलब ये मिसाल के तौर पे ये 2027 का वर्ल्ड कप होता ना अभी, तो हम सारे किसी यंगस्टर का नाम ना ले रहे होते, हम बाबर आजम से तवक्को करके बैठे होते कि भाई तू हमें ओडीआई वर्ल्ड कप जितवा दे, एक तो जितवा दे, यही वाला जितवा दे, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस आपने गेन किया हुआ है। अगर बाबर रन्स नहीं करते तो वो टेंशन की बात नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इवन रिजवान के ऊपर भी, फॉर द राइट रीजंस, जो भी पीछे सारा हुआ है। और इतने मुश्किल टाइम पे जब आप पाकिस्तान से खेलते हो तो आसान नहीं होता, और सिर्फ 3 मैच अगर आपको मिले, मतलब आपको पता है एक मैच आपका पहले गंदा चला गया तो यही फीलिंग आती है कि सीरीज एंड होने वाली है। टोटल 3 मैच है, तो आप क्या कुछ करोगे 3 मैचों में, तो इतना हार्श नहीं होना। अगर बाबर आजम रन नहीं करते, अगर करेंगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं भी करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज 2027 के वर्ल्ड कप में हमें बड़ी उम्मीदें हैं बाबर आजम से। थोड़ा सा मैं टेक्निकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि गेम टाइम कम से कम 2 इनिंग्स तो चाहिए होती हैं यार। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे और आप वापस आ रहे हो पाकिस्तान टीम में, इंटरनेशनल सर्किट में वापस आ रहे हो, आपको कम से कम 2 इनिंग्स तो चाहिए ही चाहिए यार, आप डिजर्व करते हो। और 3 मैच की सीरीज है ये, बल्कि बाकी प्लेयर्स पे भी इंप्लीमेंट होता है जो रिजवान वगैरह जो नहीं खेल रहे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान कैसे अडेप्ट करता है इन कंडीशंस को। फखर जमान, फ़हीम अशरफ पहले बाहर हो चुके हैं, हसन अली बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और इंशाल्लाह हम देखेंगे। हसन नवाज के टू बी ऑनेस्ट मैं डेब्यू करने के हक पे नहीं हूँ। मतलब अगर आपने किसी को खिलाना है तो आप हुसैन तलत को कम बैक करा दो, वो समझ आता है, क्योंकि T20 में हुसैन तलत समझ नहीं आता, वनडे में समझ आता है। हुसैन तलत के ऊपर अगर आपने हसन नवाज को खिला दिया तो वो थोड़ी सी ज्यादती है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी हुसैन तलत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पहले से आप उसको कैरी कर रहे हैं। मेरा मसला ये है कि आप जिसको पहले से कैरी कर रहे होते हैं आप उसको बिल्कुल फारिग कर देते हैं नए प्लेयर के आने के बाद। ये मसला है हमारा बहुत जेन्युइन किस्म का। आई विश इस टीम में कामरान गुलाम होता। मोहम्मद हारिस, आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान खिलाएगा इनको, और शायद वनडे में अभी जगह भी नहीं बनती। अगर मुझे पसंद है तो वो T20 में है, वनडे में आई डोंट थिंक कि इस टीम में मुझे इस सीरीज में ये खेलते नजर आ रहे हैं। फॉर द एक्सपीरियंस ठीक है, यू कैन कैरी, लेकिन प्लेइंग 11 में मुझे नजर नहीं आ रहे। मोहम्मद नवाज जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है T20 में, डे नाइट मैच है पहला, और पाकिस्तान मेरा ख्याल है नवाज को लाजमी खिलाएगा। नसीम शाह के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है भाई। नसीम शाह रेस्ट करना चाहते थे, फिट नहीं थे, पेस नीचे गिरा हुआ था, फिटनेस के मसले थे, कुछ भी नहीं किया और पाकिस्तान टीम में वापस आ गए। नॉट जस्ट नसीम शाह, ये बाकी भी कुछ प्लेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल शाहीन के बारे में आपके हेड कोच ने मीडिया पे बात करते हुए कहा था कि शाहीन को हमने कुछ चीजें दी हुई हैं, वो ठीक कर ले, वो कम बैक कर लेगा। एंड आई कैन टेल यू विद 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शाहीन शाह अफरीदी को वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में नहीं रखना था इन्होंने। क्यों रखा? जब आप बांग्लादेश का दूसरा T20 मैच आ रहे हो, इसको कहते हैं पैनिक होना। पैनिक होना क्या होता है? ये होता है
कि जो बंदा आपके प्लान्स में नहीं होता वो सीधा दोनों स्क्वाड में आ जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि शाहीन वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में नहीं था, ना वनडे में ना T20 में। तो प्रेशर आपसे ये करवा देता है। तो नसीम शाह ने क्या किया भाई, सीधा वापस आ गए। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, लेकिन नसीम शाह को अपनी जगह अर्न करनी है, लोगों को बताना है कि यार मेरे अंदर अभी कुछ है, क्योंकि ऑप्शन इतनी ज्यादा है। अब्बास अफरीदी नहीं है यार, अब्बास अफरीदी को खिलाओ वनडे T20, वसीम जूनियर नहीं है, तो नसीम शाह का होना मुझे यहां पे तकलीफ देता है। साइम अयूब अब एक इस्टेब्लिश प्लेयर हो चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, और मुझे अलीम भाई ने वेस्ट इंडीज से जिनका ताल्लुक है उन्होंने बताया था कि ये सीरीज साइम अयूब की सीरीज है। अलीम भाई के मुंह में घी शक्कर, यही मिसाल है ना, घी शक्कर। तो उन्होंने कहा था साइम अयूब की ये सीरीज है, और उन्होंने T20 सीरीज से पहले मुझे ये बात कही थी, वनडे में भी नहीं, T20 से पहले। और T20 में आपको साइम अयूब ने दिखाया, और वनडे में भी आई विश हिम ऑल द बेस्ट। शहीन शाह अफरीदी, लेट्स सी, ये कह सकते हैं उनके बारे में, पेस नीचे आया हुआ है। मतलब शहीन का जो ग्राफ है ना परफॉर्मेंस का, वो एक लेवल पे आके रुका हुआ है। सबसे बड़ा मसला जो शहीन शाह अफरीदी का है, जो कि वो जितनी मर्जी रेस्ट कर लें उसके बाद भी ठीक नहीं होता, वो उनके पेस का मसला है। अब मुझे पता है काफी लोग ये कहते हैं जी पेस इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि फॉर सम बॉलर्स पेस इज एवरीथिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली शहीन शाह अफरीदी उनमें से एक हैं। शहीन शाह अफरीदी का स्किल क्या है, नए बॉल के साथ उनको हेल्प मिलती है, और जब वो 145 148 पे बॉल करवाते हैं तो नहीं उनको कोई पकड़ सकता। अगर 145 148 पे हल्का सा भी बॉल अंदर आता है ना, नहीं पकड़ा जाता। आपको बहुत एक्सपर्ट बैटर होना चाहिए। मतलब जैसे वो, आपको याद होगा यॉर्कर पे लेट कट पीछे की तरफ बाबर आजम कितनी अच्छी मारता है। बाबर के अलावा मुझे कोई निकाल के दिखा दो, शायद एक आधा कोई विराट कोहली ने ऐसे बॉल को टैकल किया हो अपनी पीक पे, नहीं कर पाता कोई। आपको बड़ा ग्रेट स्किल होना चाहिए आपके अंदर कुछ स्पेसिफिक डिलीवरीज को टैकल करने के लिए। इसी तरह लेफ्ट आर्म बॉलर जब तेज अंदर लाता है तो नहीं पकड़ी जाती। शहीन शाह अफरीदी क्यों डोमिनेट करते रहे हैं रोहित शर्मा के अगेंस्ट, नहीं पकड़ सकता उसको। मतलब रोहित शर्मा ने नहीं पकड़ा उसको, और बहुत लेट जाके पकड़ा, कोई 2023 में जाके। कैसे पकड़ा बाय द वे, फ्लिक के मारना शुरू कर दें सीधी डांग रख के, तो काम किया ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने उसके ऊपर। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, लेकिन जो है शहीन के बारे में वो यही है, और कुछ नई चीज नहीं दिख रही उनके अंदर, कोई नया स्किल नहीं दिख रहा। पता नहीं, तकलीफ है मुझे इस चीज की कि कोई दुनिया के दूसरे बॉलर होते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह के, उनका 10 साल पहले जितना पेस था ना, 10 साल के बाद भी उतना ही पेस है। कोई अगर 148 पे करवाता है आज, शायद वो कभी कभी 149 का भी करवा लेता है। आप किसी ग्रेट बॉलर को ले लो, हमारी जनरेशन के बॉलर को ले लो, मिचेल स्टार्क 2015 में जितना इफेक्टिव था वो आज भी उतना ही अच्छा है। जेम्स एंडरसन अपनी जवानी में वो जितनी तेज बॉल करता था, वो रिटायर होने के बाद काउंटी में भी उतनी ही तेज बॉल कर रहा है। तो कुछ तो मसला है ना, और कुछ क्या फिटनेस ही मसले हैं हमारे। मतलब मैं यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो टेक्निक पे बात करे, लेकिन मुझे ये बात नहीं भूलती कि T20 मैच में वेस्ट इंडीज के एन बिशप, वेस्ट इंडीज के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने 2 बॉल्स के बाद शहीन शाह अफरीदी के एक्शन के ऊपर बात करनी शुरू कर दी थी कि इसका एक्शन बदला हुआ है। उसके एक्शन पे वो इश्यूज निकाल रहे थे कि अब थोड़ा वाइड आता है, एंगल बंद होता है। मतलब हमें यहाँ पे अगेन टेक्निकलिटीज का नहीं पता, हम क्रिकेट के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन ये क्रिकेटर्स का काम है टेक्निकल चीजों को हाईलाइट करना, वो एक्सपर्ट है। लेकिन अगर एन बिशप ने एक चीज निकाली है, गलती निकाली है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गलत है। सुफियान मुकीम मुझे तभी खेलते नजर आ रहे हैं, और तब ही खेलना चाहिए जब आपको जरूरत है 2 स्पिनर्स की। अगर एक स्पिनर होना चाहिए तो वो अबरार अहमद होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने इस सीरीज में अबरार अहमद के ऊपर सुफियान मुकीम को खिलाया तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती है, क्योंकि मैं यार चढ़ते सूरज को सलाम नहीं करता। अबरार अहमद इज द ओनली पाकिस्तान बॉलर जिसने इस कैलेंडर ईयर में 20 से ज्यादा विकेटें ली, तो उसकी वैल्यू क्या वो ऐड करता है पाकिस्तान टीम में, आपको वो पता है। अब सुफियान ने T20 सीरीज बड़ी अच्छी खेली है, ही वॉज वेरी इफेक्टिव, पाकिस्तान को तीसरे मैच जितवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसन होल्डर को आउट किया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो वनडे में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। डायरेक्ट एंट्री कुछ नहीं होती भाई, आपको रिस्पेक्ट के साथ, पेशेंस के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। सो पाकिस्तान का पहला वनडे मैच
कल रात को 11 बजे है, मज़ा आएगा। और मैं 10 बजे लाइव आ जाऊंगा यूट्यूब चैनल पे। ये काफ़ी एक अच्छा सिलसिला हमने शुरू किया T20 सीरीज़ के दौरान। 5 बजे सुबह मैच होता था तो 4 बजे सुबह मैं लाइव आ जाता था। तो मैंने सोचा चलो मैच से 1 घंटा पहले अगर हम लाइव आएंगे तो टॉस की डिस्कशन, प्लेइंग 11 में आपको शायद टॉस से पहले ही बता दूं। जिन लोगों ने हमारे लाइव सेशन देखे हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने आपको 4:15 4:20 पे प्लेइंग 11 बता दी थी पाकिस्तान की। तो कल अगर 11 बजे मैच है तो 10 बजे, पूरे 10 बजे आपका भाई यूट्यूब पे लाइव आ जाएगा। आपको वीडियो कॉल्स पे भी लूंगा। और मेरी कोशिश होगी कि जो कल वाला लाइव है ना, वो थोड़ा हम लंबा लाइव करें। मतलब कोई पानी शानी, खाने पीने की चीज़ें मैं अपने पास ही रखूं। एक तो वनडे मैच है, 3 साढ़े 3 4 घंटे की पहली इनिंग्स होगी, ठीक है। तो मकसद ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं वीडियो कॉल पे लूँ। पहले हम अपनी बात करेंगे, फिर टॉस की बात करेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस लूंगा, फिर आखिर में आप लोगों को वीडियो कॉल्स पे भी लूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि वनडे मैच है ना, तो साथ साथ लाइव मैच भी देखेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। और काफ़ी इस चीज़ की एक डिमांड भी की जाती थी काफ़ी लोगों की तरफ से कि मैच के दौरान आप लाइव आएँ। तो मैंने कहा चलो इस सीरीज में ये भी तजर्बा करके देख लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।